कभी कभी ना जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं वो एकदम औपचारिक सरकारी दस्तावेजों में छिपी मिलती हैं। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर एक ऐसे ही दस्तावेज के पन्ने पलटेंगे, ये समझने के लिए कि एक सरकारी कार्यक्रम की कहानी क्या है और उससे जुड़े लोगों की कहानी क्या है। ये लाइन दिल्ली सरकार के 2011 के एक पब्लिक नोटिस की है। शब्द देखिए कितने साफ हैं, पूरी तरह से अस्थायी आधार पर। इन शब्दों को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से इस कहानी का पूरा संघर्ष शुरू होता है। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे कुछ ही महीनों के लिए बनाया गया था, वो 15 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस का मुद्दा कैसे बन गई। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, एक कंप्लायंस एफिडेविट। अब ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक कागज नहीं है। ये हजारों लोगों के करियर का, उनकी जिंदगी के कई सालों का लेखा जोखा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इस अदालती मामले को समझने के लिए पहले उस सिस्टम को समझना जरूरी है जिससे ये सब शुरू हुआ। मतलब आखिर ये गेस्ट टीचर प्रोग्राम बनाया ही क्यों गया था। 2011 के पब्लिक नोटिस को देखें तो पता चलता है कि गेस्ट टीचर की भूमिका एक तरह के जुगाड़ या कहें कि एक अस्थायी समाधान के तौर पर बनाई गई थी। मकसद था कि जब तक स्कूलों में परमानेंट टीचर नहीं आ जाते तब तक पढ़ाई का नुकसान न हो। अब जरा इस वेतन संरचना को देखिए। एक पीजीटी टीचर को हर पीरियड के 750 रुपये मिलते थे, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपये ही मिल सकते थे। ये जो ऊपरी सीमा थी ना, ये खुद ही इस बात का सबूत है कि इस भूमिका को एक शॉर्ट टर्म काम के तौर पर देखा गया था, फुल टाइम करियर के तौर पर नहीं। और भर्ती की प्रक्रिया वो भी काफी सीधी सादी थी। सिलेक्शन पूरी तरह से अकादमिक नंबरों के आधार पर होता था, और दिलचस्प बात यह है कि पढ़ाने के अनुभव का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता था। ये बात फिर से इशारा करती है कि ये एक एंट्री लेवल अस्थायी मौका था। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, नोटिस में एक पक्की तारीख दी गई थी, 21 फरवरी 2012। मतलब ये कोई अनिश्चित काल की व्यवस्था नहीं थी, इसकी एक तयशुदा एक्सपायरी डेट थी। और फिर एक पैटर्न सा बनने लगा। 2013 में प्रोग्राम को फिर से बढ़ाया गया, लेकिन इस बार भी एक नई एक्सपायरी डेट के साथ। ये एक ऐसा टेम्पररी सोल्यूशन था जिसे बार बार थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सटेंड किया जा रहा था। शायद ये इस बात का भी संकेत था कि शिक्षकों की जरूरत तो बनी हुई थी, पर परमानेंट भर्ती उस रफ्तार से नहीं हो पा रही थी। तो ये सिस्टम कागज पर काम कैसे करता था? आखिर किस आधार पर यह तय होता था कि किसे चुना जाएगा? चलिए इसकी मशीनरी को समझते हैं। सिस्टम पूरी तरह से एक गणित के फॉर्मूले पे टिका था। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सबके नंबर जोड़ो, 10 से भाग दो और बस मेरिट स्कोर तैयार। एकदम पारदर्शी, लेकिन उतना ही मशीनी तरीका। और यहीं पर सिस्टम की एक खामी सामने आती है। एक सरकारी सर्कुलर में ये माना गया कि एक सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी की वजह से, सोचिए, सिर्फ अलग ब्राउजर इस्तेमाल करने की वजह से आवेदकों का डेटा आपस में मिक्स हो गया, जिससे मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियां हुई। ये दिखाता है कि कैसे एक परफेक्ट दिखने वाला सिस्टम भी छोटी छोटी चीजों से लड़खड़ा सकता है। अब हम इस पड़ताल के उस हिस्से पर आते हैं जहां दस्तावेज में दिए गए आंकड़े एक पूरी तरह से अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद बनाने वालों ने कभी सोची भी नहीं थी। ये टाइमलाइन ही अपने आप में पूरा विरोधाभास दिखाती है। कुछ शिक्षकों ने तो 2011 के उस अस्थायी नोटिस के आने से भी पहले काम करना शुरू कर दिया था, और 2025 में वो आज भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अब जरा हलफनामे के अंदर के आंकड़ों पर नजर डालिए। एक उम्मीदवार कुल 2514 दिन, मतलब लगभग 7 साल। एक और उम्मीदवार 3074 दिन, यानी 8.5 साल से भी ज्यादा। और कुछ मामलों में तो ये आंकड़ा 4495 दिनों तक पहुंच जाता है। सोचिए, एक अस्थायी नौकरी में 12 साल से ज्यादा का वक्त। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, दस्तावेज बताता है कि कुछ अस्थायी शिक्षक 15 साल और 4 महीने से भी ज्यादा समय से पढ़ा रहे हैं। एक अस्थायी नौकरी जो 1.5 दशक तक खिंच गई। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये जानकारी सीधे उस लिस्ट से ली गई है जो अदालत में जमा की गई है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे 2010 में नौकरी शुरू करने वाले शिक्षक 2025 तक काम कर रहे थे, उसी भूमिका में जिसे सिर्फ कुछ महीनों तक चलना था। तो इन सब आंकड़ों का मपिया क्या निकलता है? इसका मतलब है एक बहुत गहरा विरोधाभास। एक नीति जो कागज पर तो अस्थायी थी, लेकिन जमीन पर एक स्थायी हकीकत बन गई।
और ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। अदालत में जो लिस्ट पेश की गई उसमें ऐसे 1510 शिक्षकों के नाम हैं जिनके करियर इस अस्थायी सिस्टम में ही गुजर गए। तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि नीति के इरादे और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक सिस्टम जो चंद महीनों के लिए बनाया गया था वो 1500 से ज़्यादा लोगों के लिए एक दशक से भी लंबी हकीकत बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई अस्थायी समाधान एक दशक से भी ज़्यादा समय तक चले तो क्या वो फिर भी अस्थायी रहता है या फिर वो अनजाने में कुछ और ही बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।